हेलो फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है शैलिकी विज्ञान। इसकी डेफिनेशन क्या है तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। उनमें उन विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिनसे हमारी पृथ्वी बनी है। चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जो उनकी संरचना, बनावट, गठन और वितरण से संबंधित अध्ययन को शैल विज्ञान कहते हैं। आपने डेफिनेशन तो देख ली है पेट्रोलॉजी की। पेट्रो का मतलब होता है सेल मानी रॉक, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। हम किसी रॉक का अध्ययन करेंगे इसके अंदर। तो तीन प्रकार की रॉक पाई जाती है। इग्नियस रॉक जिसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक जिसको अवसादी, और मेटामॉर्फिक जिसको कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब ये होती क्या है तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पृथ्वी की पूरी क्रस्ट है। इसको हम क्रस्ट कहते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर जो भी चट्टानें आपको दिखती है या जो भी माउंटेन दिखते हैं वो अधिकतर माउंटेन सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स का जब टेम्परेचर और प्रेशर से उनका दबाव पड़ता है तब ये मेटामॉर्फिक में बदल जाती है। अब पूछोगे सर इग्नियस कहाँ पाई जाती है, तो इग्नियस जो है वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहराई में या लोअर क्रस्ट या फिर मेंटल तक अपने इग्नियस रॉक देखने को मिलती है। यहाँ पर अपने इग्नियस मानी आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री अवसादी, और मेटामॉर्फिक मानी कायांतरित चट्टान कहते हैं। और क्रस्ट का मतलब होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह मानी भूपर्पटी। तो इस प्रकार से तीनों रॉक पाई जाती है। हम अब इन तीनों रॉक्स के फॉर्मेशन और तीनों रॉक्स के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ते हैं। अब तो हम रॉक्स तो पढ़ चुके हैं, अब कुछ पेट्रोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो रॉक्स का मतलब आपको पता चल ही चुका है कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, और इग्नियस भी ज़्यादा पाई जाती है परंतु प्रॉपर्टी के नीचे पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं मैग्मा के बारे में। पृथ्वी की गहराई से पृथ्वी की सतह पर आने वाला गर्म, सिलिका युक्त व गैस जैसी वाष्पशीलता को मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के नीचे से जो आएगा उसे मैग्मा कहते हैं। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर तत्व, तो ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। और कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं, तो सिलिका डाइऑक्साइड 42 से 75%, Al2O3 10 से 20% और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन 10% होते हैं। अब हम एसिडिक का बेसिक पढ़ने से पहले हम इग्नियस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो सिलिका के आधार पर है। याद रखना ये सिलिका के आधार पर है। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो है क्रस्ट है। हालांकि क्रस्ट सबसे ऊपर पाई जाती है परंतु हमने इसका उल्टा लिखा है। क्रस्ट सबसे ऊपर पाई जाती है और मेंटल जो है वो क्रस्ट के बाद पाई जाने वाली सरफेस है। हम इसके भी बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी के कितने लेवल पर पाया जाए, कितने लेवल पर क्या पाया जाता है। क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर हम पढ़ेंगे बाद में इसको। तो क्रस्ट सबसे ऊपर जो हम भू सतह कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं, वहाँ पर अपने एसिडिक मिलता है। सिलिका के रूप में कौन मिलता है, तो एसिडिक मिलता है। और केमिकल कंपोजिशन क्या है, फेल्सिक मानी Fe, Si और Ca मानी आयरन, सिलिका और कैल्शियम मिलता है, मतलब गिनाइट पाया जाता है। 65% सिलिका होती है और सबसे हाई सिलिका है। बेसिक के अंदर देखते हैं तो मैफिक, मैग्नीशियम, आयरन 52%। अल्ट्रा बेसिक के अंदर देखते हैं तो अल्ट्रा मैफिक भी कहता है इसको, मैग्नीशियम, आयरन और 45% सबसे कम सिलिका पाई जाती है ज़मीन के अंदर, और सबसे ज़्यादा सिलिका पाई जाती है ज़मीन के बाहर। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको एक एक कंसेप्ट के बारे में क्लियर होता जाएगा। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। लावा, मैग्मा जब ज्वालामुखी द्वारा भू सतह पर आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं। मतलब देखो देखो अगर ये क्रस्ट है, अगर इसके अंदर का वाला भाग जो है वो लिक्विड अवस्था में होता है और ये इसको हम मैग्मा कहते हैं। और जब ये मैग्मा जो है वो ऊपर आता है
ये जो है ये ऊपर आता है, तो उससे ही हम मैग्मा कहते हैं। अब जब ये क्रस्ट पर आने के बाद में यहाँ से बाहर फ्लो करता है, तो इसी फ्लो को क्या कहते हैं हम? लावा। मतलब जब ये अंदर होगा तो इसको मैग्मा कहते हैं, और जब बाहर आ जाएगा तो इसको लावा कहते हैं। बस यही परिभाषा है। तो अब हम पहली रॉक के बारे में पढ़ते हैं, इग्नियस या आग्नेय चट्टान। मैग्मा जमीन के अंदर होगा और वह जम जाएगा, और उसके जमने से जो एक रॉक बनती है उसी को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। चलो उसकी परिभाषा देखते हैं। धरातल के नीचे स्थित मैग्मा के सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलना अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने से पहले ही सतह के नीचे ठंडे होकर इन पिघले पदार्थों ठोस रूप में जम जाने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान पिघले हुए चट्टानी पदार्थ से ठंडे होकर जम कर बड़ी चट्टान को कहते हैं। मतलब वही है कि जमीन के नीचे ही मैग्मा जो है वो कूलिंग स्टेज आ जाती है उसकी, और वो बाई जमकर ठंडा हो जाता है, उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। कुछ कुछ क्या है बाहर आते हैं, तो हम उन्हीं को देखते हैं। तो इग्नियस रॉक के आप प्रकार दे सकते हो, प्लूटोनिक, हिप्पाबेसल और वॉल्केनिक। अभी होता है क्या है प्लूटोनिक? प्लूटोनिक हमारी रॉक जो है या चट्टान जो है ज़मीन के अंदर ही जम जाती है, तो उसे प्लूटोनिक कहते हैं। हिप्पा बेसल का मतलब सतह के पास आकर जमती है या बनती है, उसे हिप्पा बेसल। और वॉल्केनिक का मतलब पृथ्वी की सतह के बाहर निकल कर जमती है, तो उसे वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। अब हम रॉक्स के फॉर्म देखते हैं। तो इग्नियस रॉक जो है मैंने आपको कहा था दो प्रकार से देखने को मिलती है, एक तो बाहर आएगी और एक अंदर ही रहेगी। एक जब बाहर आती है तो बाहर आने के बाद में लावा फ्लो करती है, तो उसे हम एक्सट्रूसिव कहते हैं। मतलब बाहर आकर फिर या तो किसी पानी के कांटेक्ट में या किसी भी कांटेक्ट में वो जम जाएगी, उसको कूलिंग हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और जम जाएगी, तो उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। और जब वह अंदर ही जमेगी, तो अंदर जम रही है, मैग्मा अंदर है तो अंदर जम जाएगी, तो उसे हम इंट्रूसिव कहते हैं। और इसी के एग्जाम्पल है इंट्रूसिव के अंदर बैथोलिस, स्टॉक, डाइक, सिल, इटिस। तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। हम अब आग्नेय सेल के फॉर्म जो है या इसके मतलब कह सकते हैं कि किस किस रूप में ये अंदर जमेगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर बैथोलिथ। हालांकि मैंने आपको पहले बताया है, बैथोलिथ है, सिल है, डाइक है, लोपोलिथ है, लेकोलिथ है, फैकोलिथ है, पर पहले हम पढ़ेंगे बैथोलिथ के बारे में। अब जमीन के अंदर ही जम रहा है, याद रखना। बैथोलिथ का मतलब यही है कि जो इग्नियस रॉक जो है वो अंदर एक ओवल शेप में जम रही है। अब जमती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी मैग्मा अंदर जो होता है तो वो किसी पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, या फिर यह अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें धीमे 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 ठंडापन आ जाता है, कूलिंग हो जाती है इसकी, और ये जम जाता है। तो ये पूरा ओवल शेप में जम जाता है, इसको बैथोलिथ कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम देखते हैं अब सील को। सील जो है मैग्मा जो होता है वो ऊपर उठता है और पैरेलल माने समांतर परतों में फैल जाता है और जमता है, उसे सील कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लोपोलिथ। लोपोलिथ जो होता है मैग्मा जो होता है तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, और मतलब पहले क्या होगा, मैग्मा जमेगा, जमने के बाद में आकृति ग्रहण करेगा, इसको हम तस्तरी नुमा आकार कहते हैं, उसे हम लोपोलिथ कहते हैं। फिर ये लेकोलिथ। मैग्मा जो है ऊपर उठता है और दो क्षैतिज चट्टानी संस्तरों के बीच गुंबदाकार आकृति में जमा जाता है। देखो इस प्रकार से दो क्षैतिज चट्टान है और इसके बीच में गुंबदाकार आकार में जमा जाता है, इसे हम लेकोलिथ कहते हैं। अब देखते हैं फैकोलिथ के बारे में। यह भी एक प्रकार की मतलब इग्नियस रॉक ही है। पाताले का मतलब प्लूटोनिक रॉक है। ये देख सकते हो लहरता चट्टान जो ऐसी जो होती है ना चट्टानें, उन चट्टानों के नीचे इस प्रकार से ये मैग्मा जो है यहाँ पर जमा हो जाता है, इसी को कहते हैं फैकोलिथ। अब देखते हैं डाइक को। डाइक मैग्मा जो होता है वो लंबवत दरार मानी इस प्रकार से अगर जमता है तो इसे हम डाइक कहते हैं। ये झारखंड के अंदर है।
अब देखते हैं स्टॉक क्या होता है। चट्टान के ऊपर जो निशान या घाव होता है, चट्टान के अंदर जो निशान या घाव होता है, या इसको मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ। देख सकते हो आप, स्टॉक जिसका निश्चित शेप नहीं होता, मैथोलिथ के अंदर ही होता है, पर ये छोटा रूप में पाया जाता है। इंट्रूसिव रॉक है, डायमीटर इसका कम ही होता है 10 से 20 किलोमीटर, और सैमुअल शेप का होता है। मैथोलिथ का ही छोटा आकार है, इसको स्टॉक कहते हैं। और ये बॉस जिसका निश्चित शेप तो होता है, इंट्रूसिव रॉक भी है, 100 किलोमीटर डायमीटर, मतलब बहुत बड़ा होता है, और ये भी सर्कुलर शेप का ही होता है। तो इस प्रकार से हमने अभी देखे कुछ टाइप देखे, मैं आपको उन टाइप के बारे में अच्छी तरह बताता हूँ। यह आपके सामने पूरा का पूरा वोल्केनो दिख रहा है। हम इसकी भी पढ़ाई करेंगे, वोल्केनिज्म जब आएगा। मैं आपको अभी बताता हूँ क्या होता है। देखो, ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से मैग्मा उठेगा, ठीक है ना। उठने के बाद अगर मैग्मा इस फॉर्म में फैल रहा है, तो जब इस फॉर्म में फैल रहा है ना मैग्मा, तो इसी को हम सील कहते हैं, इसी को हम सील कहते हैं। और जब ये मैग्मा जो है वो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में फैलता है, तो इसी को हम डाइक कहते हैं, यानी ना जब यह हॉरिजॉन्टल में फैलता है इसको सील, और जब वर्टिकल में फैलता है इसको डाइक कहते हैं। और देख सकते हो जब ये तस्तरी नुमा का था ना, अभी ऐसे आकृति बनाता है, इसको हम लेकोलिथ कहते हैं। और आपको लोकोलिथ और फैकोलिथ के बारे में आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार से ये पूरा लावा जो है वो निकलता है। तो इसके बारे में तो हम अभी आने वाले चैप्टर में इसकी स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कि इग्नियस रॉक के संरचना किस प्रकार होती है, हम इसको किस प्रकार संरचना के आधार पर पहचान सकते हैं। तो देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। आपके सामने हिंदी भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश भी, तो आप दोनों को समझें। हालांकि आपके आगे इंग्लिश से काम आएगी, तो आप दोनों को समझें। फ्लो स्ट्रक्चर क्या होता है कि लावा के बहिर्वेदन के पश्चात जब वह क्रिस्टलीकृत होता है, तो उसमें पट्टियाँ या धारियाँ या परतें समांतर रूप में निर्मित होती है। इन संरचनाओं को प्रवाही संरचना कहते हैं। अब क्या होता है कि जब लावा जो है बाहर निकलता है, तो बाहर निकल कर एक पट्टिया, एक मतलब धारियों के रूप में इसकी परतें जो होती है वो एक निर्मित होती है। इसी को हम फ्लो स्ट्रक्चर कहते हैं। ये संरचनाएं लावा के अलग अलग भाग में अलग अलग होती है। ये रासायनिक और खनिज संकटन के कारण निर्मित होती है। तो यह है फ्लो स्ट्रक्चर, मतलब लावा निकलेगा और फ्लो करेगा, तो इसे फ्लो स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं ब्लॉक लावा। अब क्या आप चित्र को देख सकते हो, लावा जो है, लावा मतलब आपको पता ही है, मतलब बाहर निकलेगा तो लावा कहते हैं, और अंदर है तो मैग्मा कहते हैं। तो लावा बाहर निकलेगा, और जो सेल खंड है, और साथ में बहुत सारी सिलिका होती है। सिलिका मतलब मिट्टी होती है, छोटी छोटी सॉइल होते हैं। तो उन सब से उन सब में मतलब कीड़ा करता है। और कीड़ा करने के बाद में जब ये देखो नुकीले या दानेदार या सेल समूह जो देखने को मिलते हैं, इसी को हम ब्लॉक लावा कहते हैं या खंड लावा कहते हैं। और इसका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिनोलिथिक स्ट्रक्चर। मैग्मा जो है भूपृष्ठ के उठता है, मतलब ऊपर आएगा, तो इसमें असंगत सेल कण जो है वो मिल जाते हैं, और वह संग्रहित नहीं हो पाते, मतलब उसके साथ जो है कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो उसके साथ फंस जाते हैं, मतलब उस मैग्मा के साथ उस रॉक जो बन रही है उसमें फंस जाते हैं। और फंस जाने के बाद में इसके टेक्सचर में विभिन्नता उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार असंगत सेल कणों जो फंसे हुए हैं इसको जिनोलिथिक या जिनोलिसिस कहते हैं। जैसे कहा डायमंड, मतलब क्या हो रहा है, मैग्मा जो ऊपर आ रहा है वो उसके साथ बहुत सारे सेल कण भी आ रहे हैं, तो मैग्मा उसको अपने साथ घुला नहीं पा रहा, तो उसके साथ अंदर फंस कर रह जाते हैं। तो इसी को हम जिनोलिथिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिस प्रकार डायमंड, हीरा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि जब मैग्मा ऊपर आता है तो उसके साथ गैसें भी आती है। तो कैसे आती है, तो जैसे वो ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद में एकदम फूट कर पृथ्वी मतलब पृथ्वी को फोड़ कर बाहर निकलता है। तो निकलता है तो उसके अंदर से बहुत मतलब उसके अंदर बहुत सारे मतलब स्पॉट देखने को मिलते हैं, वेसिकल्स रॉक्स के अंदर। जब फूट के बाहर निकल रहा है तो वेसिकल्स तो मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे जगह जगह। तो उन्हीं गड्ढों को या स्पॉट को मतलब एक प्रकार के गर्त बन जाता है, स्पॉट गर्त कहते हैं। ये बेलनाकार या नालवत गुहिका के रूप में होते हैं। और ये जो गर्त बने हैं उसको ये एमेक्ट बाइडोलाइट मानी वातामक की स्ट्रक्चर द्वारा उसको बढ़ा जाता है।
वेसिकुलर स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए कैल्साइट, जोलाइट, क्वार्ट जैसे खनिज काम आते हैं, इसको एमेगोडल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैगमेटिक स्ट्रक्चर। मिश्रित खनिज कण आकार में कुछ सीमित सेंटीमीटर के हो तो ऐसे सेल कणों को पैगमेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब मिश्रित खनिज कण जो है कुछ सीमित ही सेंटीमीटर के हो। यह एक बड़ी संरचना अनियमित प्रकार के क्रिस्टलन को दर्शाती है। सारांश में कहा जाए तो आग्नेय सेलों के गठन एवं संरचना सेलों का निर्माण की परिस्थिति को दर्शाता है। यह भी एक इग्नियस रॉक है, पिलो स्ट्रक्चर। यह तरल लावा में बनने वाली संरचना है। तरल लावा के ठंडा होने से उसकी ऊपरी सतह पर एक पपड़ी जम जाती है तथा लावा प्रवाह का ह्रास हो जाता है। फिर इस पपड़ी दरारों में वापस लावा फूट जाता है, वो वापस बहने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक बड़े प्रवाह के स्थान कई छोटे छोटे प्रवाह ले लेते हैं। फलतः इन छोटे छोटे प्रवाह को एक और छोटा प्रवाह निकलता है जो तुरंत शिरोधान यानी तकिए के रूप में जम जाता है। इसे पिलो स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब देखो क्या हुआ कि लावा ठीक है बाहर निकला तो वहाँ पर ठीक है ना, रॉक जो होती है वहाँ पर बाहर निकला लावा तो एक वहाँ पर गर्त पड़ जाता है, छेद हो जाता है। फिर से भर जाएगा वो तो ठंडा होकर। अब क्या होता है, फिर से उसकी जगह से वापस निकलता है, फिर जमता है, फिर निकलता है। इस प्रकार से जो बनता है तो इसे हम पिलो स्ट्रक्चर कहते हैं। पिलो स्ट्रक्चर या तकिए जैसी संरचना। अब हम पढ़ेंगे टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। टेक्सचर या इसको हिंदी में हम गठन भी कहते हैं। मतलब स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, ठीक है ना। अब हम टेक्सचर पढ़ेंगे, मतलब उस रॉक के अंदर का जब हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा, तब हमें टेक्सचर देखने को मिलते हैं। उनकी आकृति, उनके आकार और उनकी अरेंजमेंट, स्थिति व्यवस्था। तो हम देखते हैं तो टेक्सचर होता क्या है, सेल में खनिज कणों की आकृति, आकार, स्थिति व्यवस्था। तो अब देखते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ये डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन माने क्रिस्टलन की दर, साइज ऑफ ग्रेन्स एंड ग्रेनुलेटी माने क्रिस्टल का आकार व कण, शेप ऑफ क्रिस्टल माने क्रिस्टल की आकृति, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ क्रिस्टल एंड ग्लास माने क्रिस्टल का पारस्परिक संबंध। अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन की दर। ये 3 प्रकार का होता है, होलो क्रिस्टलाइन, हेमी क्रिस्टलाइन और होलो हैलाइन। 3 प्रकार का होता है ये, होलो क्रिस्टलाइन, हेमी क्रिस्टलाइन और होलो हैलाइन। तो हम 3 प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। होलो क्रिस्टलाइन, इसको पूर्ण क्रिस्टल भी कहते हैं। जो सेल पूर्णतः क्रिस्टल से बने हो तो उन्हें हम होलो क्रिस्टलन कहते हैं। मतलब टोटल क्रिस्टल से बना हुआ है। अब आपको पता है तो क्रिस्टल होते क्या है, तब मैग्मा जमता है तो उसके अंदर छोटे छोटे सुई के आकार के एक दाने के अकॉर्डिंग दिखता है, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। और मैग्मा जब जम जाता है, क्रिस्टल बन जाता है पूर्णतः, उसे हम होलो क्रिस्टलाइन कहते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं होलो हैलाइन। हैलाइन माने कांचीय। जब सेल जो है वो अक्रिस्टलीय, मतलब उसमें क्रिस्टल पदार्थ तो नहीं है, मतलब कांच का बना हुआ पूरा, तो उसको हम होलो हैलाइन कहते हैं। अंदर आने वाले मैग्मा में उद्गार की स्थिति से शीतलन माने कूलिंग से बनता है। ये मतलब पूरा कांच का बना होता है, जैसे कि टेकिलाइट बेसाल्ट संगठन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमी क्रिस्टलाइन। जिन सेलों में कुछ अंश क्रिस्टल का और कुछ अंश कांच का बना होता है, मतलब हाफ पार्ट क्रिस्टल एंड हाफ पार्ट ग्लासी मैटर होता है, उसको हम हेमी क्रिस्टलाइन कहते हैं या अंश क्रिस्टल कहते हैं, सामान्य बेसाल्ट। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइज ऑफ ग्रेन। साइज ऑफ ग्रेन में 3 इंपॉर्टेंट है, स्थूल कणी, मध्य कणी और सूक्ष्म कणी। इनकी अगर इंग्लिश आपको इंग्लिश याद रखनी है क्योंकि इंग्लिश आगे काम आएगी। स्थूल कणी को कहते हैं कोर्स ग्रेन, मध्य कणी को कहते हैं मीडियम ग्रेन और सूक्ष्म कणी को कहते हैं फाइन ग्रेन। बाकी ये अदृश्य वाले तो ऐसे ही है, तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कोर्स ग्रेन के बारे में। यदि क्रिस्टलों का औसत व्यास 5 mm से अधिक हो, 5 mm से अबाव, 5 mm से अधिक होता है क्रिस्टल का व्यास, मतलब बड़े बड़े क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े ग्रेन देखने को मिलते हैं, उस रॉक्स के अंदर बड़े बड़े ग्रेन देखने को मिलते हैं ना, तो इसी को हम कोर्स ग्रेन कहते हैं। अगर 5 से 1 mm के बीच में हो तो उसको हम मीडियम ग्रेन कहते हैं। और अगर ये 1 mm से भी बिलो मानी कम हो तो इसको हम फाइन ग्रेन कहते हैं।
अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलों की आकृति के बारे में, शेप ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल का शेप किस प्रकार से होता है? क्या आपको साइज और शेप में अंतर पता है? तो चलो बताता हूँ मैं। तो देख सकते हो आप, साइज। साइज का मतलब होता है या तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा, इसे हम कहते हैं साइज। साइज या छोटा होगा या बड़ा होगा या किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, छोटा होगा बड़ा होगा। उसे हम कहते हैं शेप। शेप का मतलब होता है वो किस शेप में है, टेट्रागोनल शेप में है या आयताकार में है या किसी और फॉर्म में के अंदर है या किसी भी और ऐसी कोई फॉर्म है उसके अंदर ये है, तो इससे क्या कहते हैं, हम शेप कहते हैं। साइज का मतलब होता है आकार, तो उसका आकार कैसा है, वो छोटा आकार है, बड़ा आकार है। और शेप का मतलब होता है आकृति, उसकी आकृति कैसी है, आकृति। तो आकृति इस प्रकार से होती है। तो इसी को 3 प्रकार से बांटा गया है, यूहेड्रल, सब हेड्रल और अनहेड्रल। जिसका फेसेस जो है या जो वेल फॉर्म मतलब पूर्णतः सही से बना हुआ हो, उसी को हम पूर्ण फलकी कहते हैं। जो सब हेड्रल का मतलब होता है जो बना आधा बना हुआ होता है, मतलब आधा नहीं बना हुआ होता। और अनहेड्रल का मतलब होता है जो पूरा सही बना हुआ नहीं होता। तो आपको इस प्रकार से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, यूहेड्रल का मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं यूहेड्रल। और सब हेड्रल का मतलब, सब हेड्रल का मतलब आधा भाग तो उसका डेवलप है, परंतु तो आधा भाग इसका डेवलप नहीं है, अनडेवलप है सब हेड्रल। अनहेड्रल का मतलब पूरा ही अनडेवलप है, मतलब डेवलप नहीं है। तो इसी को हम शेप ऑफ ग्रेन्स या 3 प्रकार यूहेड्रल, सब हेड्रल और अनहेड्रल कहते हैं। अभी देख सकते हो चौथा, मैच्योर रिलेशनशिप ऑफ ग्रेन्स, क्रिस्टलों का पारस्परिक संबंध। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, इक्विग्रेनुलर टेक्सचर, समकर्णिक गठन, इनइक्विग्रेनुलर टेक्सचर, असमकर्णिक गठन, डायरेक्टेड टेक्सचर, रेसिक गठन, इंटरग्रोथ टेक्सचर, अंतर्वृत्तिक गठन। हालांकि मैं आपको इसको थोड़ा अलग टाइप से बताऊंगा, अलग टाइप से। तो देख सकते हो ये है इंग्लिश में, पर इसको समझो हिंदी में। तो पहला है इक्विग्रेनुलर टेक्सचर। इसके अंदर पहला आता है पेनिडियोमॉर्फिक टेक्सचर। इसके अंदर जो खनिज होते हैं, मिनरल होते हैं, वो यूहेड्रल मांडी वेल डेवलप होते हैं, पूरे डेवलप होते हैं, जैसे कि लैम्ब्रोफायर। हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर, मिनरल जो होते हैं वो सब हेड्रल होते हैं, मतलब आधा डेवलप होता है आधा अनडेवलप होता है, ग्रेनाइट और साइनाइट। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमॉर्फिक टेक्सचर, माने मिनरल जो है आधे मतलब मिनरल और अनडेवलप होते हैं, डेवलप होते ही नहीं है, एप्लाइट्स। दूसरा हम पढ़ते हैं इनइक्विग्रेनुलर टेक्सचर। इसके अंदर देखते हैं हम पोरफाइटिक टेक्सचर। क्रिस्टल छोटे क्रिस्टल में परिबंध होते हैं, मतलब बड़े बड़े क्रिस्टल जो होते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल में परिबंध होते हैं। मतलब क्या होता है कि बड़े मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल से बने हुए होते हैं, उसमें बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं, इसको पोरफाइटिक। और पॉलीक्लिटिक टेक्सचर का मतलब होता है बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, उसमें छोटे छोटे धब्बे होते हैं, तो इसको क्रिस्टल होते हैं, इसको हम पॉलीक्लिटिक टेक्सचर कहते हैं। तीसरा हम देखते हैं डायरेक्टिव टेक्सचर। मैग्मा का क्रिस्टलाइज टाइम फ्लो, मतलब मैग्मा जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो गया, फिर उसके बाद भी जो मैग्मा जो है उसके ऊपर आकर फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्टिव टेक्सचर होता है वो। ये 2 प्रकार का होता है, ट्रेकाइटिक टेक्सचर और हाइपोलिटिक टेक्सचर। इसकी मैं थोड़ी आपको हिंदी बता देता हूँ। ट्रेकाइटिक टेक्सचर, कुछ ज्वालामुखी सेल जैसे ट्रेकाइट फेल्सपारों के प्रवाह की दिशा में समांतर रेखाओं में व्यवस्थित होते हैं। मतलब ज्वालामुखी सेल जो होते हैं, ट्रेकाइट है, फेल्सपार है, इनकी दिशा के समांतर पैरेलल में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम ट्रेकाइटिक टेक्सचर। और हाइलोप्लिटिक टेक्सचर, ज्वालामुखी सेल यदि फेल्सपार प्रवाह ग्लासी मेटल के साथ हो, मतलब गाठी मतलब जो फेल्सपार प्रवाह तो हो रहा है तो इसमें ग्लासी मेटल भी साथ में हो, तो इसको हम हाइलोप्लिटिक टेक्सचर कहते हैं। लास्ट है इंटरग्रोथ टेक्सचर। इसमें आप इतना याद रखना, ये वाला 2 खनिज एक दूसरे के भीतर विकसित होते हैं, इस प्रकार के विकसित गठन को इंटरग्रोथ टेक्सचर कहते हैं। मतलब 2 खनिज जो होते हैं वो एक दूसरे के भीतर ही विकसित होते हैं, तो इस गठन को इंटरग्रोथ कहते हैं। तो इसमें मान लो परथाइट कहा गया इसको, मतलब पोटाश फेल्सपार और प्लेजियोक्लेस, ये दोनों साथ साथ विकसित हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्वार्ट्ज और पोटाश फेल्सपार
मतलब साथ साथ विकसित हो रहा है, ये हाई टेम्परेचर पर होता है ऐसा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के टेक्सचर को इंटरग्रोथ टेक्सचर कहते हैं। थैंक यू गाइस।